कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईद भी आ गई भाई, सही, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब कोई मजीद एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना पढ़ने का, खुदा का वास्ता है, सही है। अब हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, हमारी हफ्ते में अब 6 क्लासेस होंगी, सही है। मंडे टू सैटरडे हमारी 6, फ्राइडे शायद ना हो, और हर दिन अब हमारी क्लासेस होंगी। और हर उससे फायदा ये होगा कि वो जो एक लिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो इंशाल्लाह और ज्यादा, ऐसा नहीं कि आरपी आज पढ़ा 2 महीने बाद जाके कहीं लिंक हो रहा हो। जब हम एक पेज से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ज्यादा क्लासेस लेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास टाइम भी ज्यादा होगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी ज्यादा चीजें होंगी। 80 से 90% कोर्स में आपका कंप्लीट करा दूंगा और बड़ा सुकून से कंप्लीट कराऊंगा, सही है। तब थोड़ा सा यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है, अब आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर के आसरे पे रहेंगे ना प्यारे बच्चों, वो लैग करता रहेगा। एक देख भी लोगे 2 और आ जाएंगे, 2 देखने बैठोगे 4 और आ जाएंगे, और अब मसला होता रहेगा। टाइम कम है हमारे पास, बकरा ईद भी आने वाली है 2 महीने बाद, थोड़ा टाइम कम रहता है प्यारे बच्चों। ये मुश्किल बैच है यहाँ पे, नॉर्मली इस बैच में रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल आता है, बिकॉज 2 ईदें आ रही होती है, रमजान आ रहा होता है, सही है। तो कोशिश करिएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और जो हमने डेली बेसिस पे पढ़ना है उसको रिवाइज करना है। जो क्विजेज और मॉक्स वगैरह होंगे उसको डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करना है हमने। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? कल मैंने एक सेशन लिया था उन बच्चों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, बहुत सा बच्चा ऐसा जो कि कॉन्फिडेंट, सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं फेल हो सकता था। मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे तो 30, 35, 40 मार्क्स आ ही नहीं सकते थे। कल जब पेपर डिस्कस हुआ है, बंदे ने एग्री करा है, बंदे ने कहा, जितने भी लोग बैठे सबने एग्री करा कि सर सही फेल हुआ। जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, और एक सबसे बड़ा मसला, जिसने लास्ट टाइम में पेपर दिया है और वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सका, उससे आप लोगों ने जरूर मिलना है। बिकॉज पेपर में 70 से 80 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि पास्ट पेपर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दोस्त मैं सही कह रहा हूँ? 70 से 80 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि पास्ट पेपर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चूंकि स्कीम चेंज हो गई है, तो अब पास्ट पेपर्स भी एक तरीके से इनवैलिड हो गए, नए तरीके के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, सही कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आ रहा है। तो लास्ट अटेम्प्ट में कोई 20 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, और 80 नंबर का हमारे पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से 80 नंबर के 60-65 नंबर के सवाल वो थे जो आई कैप ने कभी पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं पूछे थे। फर्स्ट टाइम बच्चा वो सवाल देख रहा था। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करते हैं प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, और कोशिश ये करना है यार कि डेली बेसिस पर समझना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक करना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट फेल होने पे आता है तो फिर ये रुलाता है सब्जेक्ट। ठीक हो गया? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक, आइजा 570 गोइंग कंसर्न। 15 मिनट में जल्दी से इसका एक रिकैप ले ले प्यारे बच्चों। हाँ जी, एक छेती छेती इसका हम एक रिकैप ले लेते हैं। अब्दुल रहीम, छेती छेती हम इसका एक रिकैप ले लेते हैं। हमने कहा था यार दफा करें आयजा को, आयजा 570 को दफा करें। सबसे पहले आप ये देख लें कि इस दुनिया में आयजा पहले आया या फिर आईएस पहले आया। इस पे कौन सा आईएस रेलिवेंट था? IS1। हमने कहा भाई एक 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है, सही है। एक अदद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक अदद IFRS होते हैं, एक अदद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, और एक अदद मेरे पास रिपोर्ट या फिर ओपिनियन होती। डन हो गया प्यारे बच्चों? हमने कहा कि यार एक IFRS है जिसका नाम क्या है? IS1। और ये IS1 क्या कहता है? ये IS1 कहता है मैनेजमेंट शैल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन। ये IS1 कहता है कि हर मैनेजमेंट को हर साल गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी चाहिए। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? एक कंपनी अपने आप को व्यू करे कि क्या वो फोर्सेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती, सही है। तो IS1 वो कहता था कि जी हर मैनेजमेंट ने, IS मैनेजमेंट इसके ऊपर अप्लाई होता है, तो क्या मैनेजमेंट ने क्या करनी है? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। जब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी, तो या तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट होगी, या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं होगी। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस से बनेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। गोइंग कंसर्न बेसिस पे। फाइनेंशियल क्या मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस का? कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो नॉन करंट एसेट्स ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी चलेगी, तो जो मैंने प्लांट खरीदा है और उसकी लाइफ 5 साल है, तो मैं इसको 5 साल तक यूज करूंगा। अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 5 साल का, तो मैं 5 साल तक उसको नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाऊंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर
हमने फिर एक वर्ड पढ़ा था, और हमने वर्ड पढ़ा था कि यार ये जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट होती है, इसमें एक वर्ड हमारे पास आता है, और वर्ड क्या आता है जल्दी से बता दें भाई, इवेंट्स और कंडीशंस। कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से कंपनी में गोइंग कंसर्न के इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, कोई लगता है इवेंट और कंडीशन होगा? नहीं। पीआईए लगता है कोई इवेंट और कंडीशन होगा? क्या इवेंट्स और कंडीशन होंगे? पीआईए में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? पीआईए में लॉसेस चल रहे हैं, सही है, उनके प्लेन आउटडेटेड चल रहे हैं, एयर होस्टेस अच्छी नहीं है। तो इवेंट्स और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट्स क्रिएट करता है, किस चीज के ऊपर? गोइंग कंसर्न के ऊपर। अच्छा, ये हम क्विक रिकैप कर रहे हैं, सही है, इन वर्ड्स को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर गोइंग कंसर्न, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पे बनाती है? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने ये देखना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मेरी इंटेंशन है कि मैं अपने एफएस को किस बेसिस पे बना रहा हूं? गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहा हूं, लेकिन क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है प्यारे बच्चों, तो स्टैंडर्ड कहता है कि उन अनसर्टेनिटीज को क्या करना चाहिए? आपने डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि कंपनी में मुश्किलात चल रही है। क्या यहां तक बात सबके समझ आती है? अच्छा, क्विक रिकैप है ये। तो IS1 कहता है कि हर कंपनी ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है, सही है। क्यों? ताकि ये असेस कर सके कि क्या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है तो ये असेस करना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज। ये जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट होगी, ये एटलीस्ट कितने महीने की होनी चाहिए प्यारे बच्चों? ये एटलीस्ट कितने महीने की होनी चाहिए? और ये 12 महीने की लॉजिक क्या थी? क्योंकि अगर एक एफएस जो कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे बन रहा है, और अगर एक एफएस जो कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बन रहा है, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, तो एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस। अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर एफएस अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बन रहा है, तो इन दोनों एफएस में फर्क क्या है? दोनों एफएस में फर्क ये है कि जो अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बन रहे होंगे वो नॉन करंट एसेट नहीं दिखा रहा होगा। अगर वो कह रहा है कि भाई मैं कंपनी बंद करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी अब नॉन करंट एसेट नहीं है, अब वो करंट एसेट है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कंपनी बंद करने जा रहा हूं, तो जो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज है वो अब नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, बल्कि वो भाई एक कंपनी के पास 10 साल तक प्लांट एंड मशीनरी चल सकती है। वो कंपनी कहती है मैं 2 महीने बाद बंद कर लूंगा, क्या वो अभी भी प्लांट एंड मशीनरी में नॉन करंट एसेट दिखा सकता है? क्या 1 साल से बियॉन्ड उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है? तो प्यारे बच्चों, करंट एसेट। क्या यहां तक बात समझ आती है? और फिर जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रीवैल्यू होता है या मेजर होता है किसमें? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हायर ऑफ लोअर ऑफ। हाँ जी, रिकवेबल अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अगर आप रिकवेबल अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने प्लांट यूज ही नहीं करना, मैंने तो अपनी कंपनी क्या करनी है? बंद करनी। तो वहां पर रिकवेबल अमाउंट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी और आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही उसको डिटरमाइन या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक सेंस बनता है इस चीजों का जबरदस्त। अच्छा, ये क्लियर है? ये आइजा नहीं है, ये क्या है? सिंपल सी बात है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने जा रहे हैं, कुछ कंपनी के ऊपर इवेंट्स और कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी जो कि उस कंपनी के गोइंग कंसर्न को डाउट क्रिएट कर देगी कि कंपनी पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। सही, एक डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। जब डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे तो मैनेजमेंट फौरन से अपनी असेसमेंट करेगी कि भाई मैं अगले 2 साल 3 साल चल भी सकती हूँ, या फिर अगर मैनेजमेंट कंक्लूड करती है कि नहीं यार मैं अगले 2-3 साल चल सकती हूँ, तो इसका मतलब है एफएस किस बेसिस से बनेंगे? लेकिन फ्यूचर का तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, क्या पता फ्यूचर में और हालात खराब हो जाए। सही है, तो वो जो अनसर्टेनिटीज है उनको एफएस में क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज, ताकि जब शेयर होल्डर देखे बैंक लोन देने जा रहा हो अगले 3 साल तक, तो बैंक को पता हो कि यार कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, कंपनी कल को बंद भी हो सकती है। आज इंटेंशन नहीं है लिक्विडेट करने की, लेकिन कल को कंपनी क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। क्या ये तक बात समझ आती है? अच्छा, ये जो है गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है। ये कब होगा? जब मैनेजमेंट की इंटेंशन होगी। किस चीज की इंटेंशन होगी?
लिक्विडेट करने की, जब मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि मैंने अपनी कंपनी को क्या करना है, बंद करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, IS-1 क्लियर है? अब जब IS-1 आ गया और IS-1 इतनी सारी बातें करता है आपसे, तो अब मेरे पास कौन सा स्टैंडर्ड आया प्यारे बच्चों? आइजा। आइजा किसके ऊपर अप्लाई होता है? आइजा किसके ऊपर अप्लाई होता है? आइजा अप्लाई होते हैं ऑडिटर्स के ऊपर। ऐसा ही है, आइजा अप्लाई होते हैं किस चीज के ऊपर? जब आइजा ऑडिटर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे पता है स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जल्दी छेती छेती, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 3 पार्टी रिलेशनशिप में एक बंदा कौन था, दूसरा बंदा कौन था, तीसरा बंदा कौन था? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद, मतलब ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है प्यारे बच्चों? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टेनिटी, डिस्क्लोजर, सारी किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों ऑडिटर है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने। इसका मतलब है आइजा 570 आपसे कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे सही बने हैं या फिर गलत बने। और अगर आपको लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस पे सही बने, तो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया है? भाई सिंपल सी बात, आपकी जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या FS IFRS के हिसाब से बने हुए या फिर नहीं बने। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? बच्चों आप लोग क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी, क्या हो गया यार, खाना पीना बंद नहीं हो रहा? क्लियर है सारे यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक बात मैडम आप क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने कहा अभी तक हम रिकैप कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। हमने कहा सर ये एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहा है, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहा है सर, ये भी कुछ एक टेक्निकल वर्ड लग रहा है सर, ये भी मटेरियल अनसर्टेनिटी सर, ये भी एक टेक्निकल वर्ड लग रहा है। सही है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं आइजा 570। और आइजा 570 में लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम बनाई थी प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम बनाई थी, उसको जल्दी से हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। एक सिंपल सी चीज, जब कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो हम देख रहे थे कंपनी होती क्या है, कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो हम ये देख लेते हैं कि कंपनी है क्या। अच्छा, कंपनी में मेरे पास प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका बिजनेस क्या है प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसको बनाने के लिए कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल होंगे, यही लोग कंपनी चला सकते हैं, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं चला सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? अच्छा सर, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको किस चीज की जरूरत होगी प्यारे बच्चों, उसको किस चीज की जरूरत होगी, उसको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होगी। सर प्लांट एंड मशीनरी लेना है, पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे प्यारे बच्चों? या तो मेरे पास पैसे आएंगे किससे, शेयर होल्डर से पैसे आएंगे मेरे पास, या मेरे पास पैसे कहां से आएंगे प्यारे बच्चों, बैंक से आएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? शेयर होल्डर से भी पैसे ले लिए, बैंक से भी पैसे ले लो, एक प्लांट खरीद लिया 1 अरब रुपए का। अब जब प्लांट खरीद लिया तो जाहिर सी बात है इस प्लांट से मुझे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो प्लांट के लिए मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी प्यारे बच्चों, मुझे जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल। मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, जल्दी से बता दें, रॉ मटेरियल मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? जहां सप्लायर ने मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा, तो क्या कंपनी का CFO और CEO रॉ मटेरियल को प्लांट एंड मशीनरी में डालेंगे? कौन डालेगा? तो मुझे एक लेबर की जरूरत होगी, और वो लेबर इस रॉ मटेरियल से मुझे क्या बना के देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से फिनिश्ड गुड्स बना के देंगे। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ रही है? जहां फिनिश गुड्स बन गए, अब वो फिनिश गुड्स किसको सेल होंगे, कस्टमर्स को। एक कंपनी इस तरीके से ऑपरेट करती है मेरे प्यारे बच्चों को, यहाँ तक बात समझ आती है? ये आपको डायग्राम में जितना कुछ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वो है नहीं, और जो नहीं है वो है। क्या मतलब इसका? ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, और जो इस पूरे बोर्ड में आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा, ये पूरी जगह सारी की सारी क्या है प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी जगह
इवेंट्स और कंडीशन है। ये कैसे इवेंट्स और कंडीशन है प्यारे बच्चों? एक सिंपल सी बात, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? गोइंग कंसर्न का मतलब पता नहीं कंपनी चलेगी, गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या कि कंपनी चलेगी या नहीं, पता नहीं मुझे कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन है? नहीं, ये बैंक नहीं है, ये इवेंट्स और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं किस चीज के ऊपर। और ये बैंक सिग्निफिकेंट डाउट गोइंग कंसर्न पे कैसे क्रिएट कर सकता है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती। अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आप बैंक को क्या कर बैठे प्यारे बच्चों? डिफॉल्ट कर बैठे, या आपके कोवेनेंट्स क्या हो जाए? ब्रीच हो जाए, या बैंक से आपको एडिशनल पैसे चाहिए और बैंक आपको पैसा प्रोवाइड। आप सोचिएगा मेरी बात को प्यारे बच्चों, अगर मैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या मैं बैंक को रीपे कर सकूंगा? अगर मैं बैंक को रीपे ही नहीं कर सकूंगा तो क्या बैंक वेट करेगा आपका? क्या अगली किस्त पे कर देना, चलो अगली किस्त भी पे नहीं कर सकते, बैंक बोलेगा इसके हालात क्या हो रहे हैं? इट मींस जितना पैसा इसके पास आज मौजूद है वो सारा का सारा, जब आप फॉर्म में जाएंगे इंशाल्लाह और ऑडिट करेंगे तो आप बैंक एग्रीमेंट देखेंगे। जब आप बैंक एग्रीमेंट देखेंगे तो बैंक एग्रीमेंट में कंडीशन कोवेनेंट्स रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई होती है कि दो सिनेरियोज में हमारे पास ये राइट है कि हम आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग सकते हैं। पहला, अगर आपने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। दूसरा, अगर कोवेनेंट्स क्या हो गए? कोवेनेंट ब्रीच होने का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप रेशियोज पढ़कर आए, अगर आपकी करंट लायबिलिटी आपके करंट एसेट से क्या कर गई? एक्सीड कर गई, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं सारा का सारा पैसा, क्योंकि मुझे पता है अगले 1 साल में आपके पास आपको 150 रुपए पे करना है और आपके पास आने कितने? 100 रुपए आने। तो इट मींस आगे जाके तो आपने क्या करना है? डिफॉल्ट ही करना है। तो मैं आगे जाके वेट थोड़ी करूंगा आपके डिफॉल्ट होने का, मैं आज जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वो मैं सारा का सारा आपसे इमीडिएटली मांग सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये बैंक नहीं है, ये क्या है? इवेंट। और ये कैसे इवेंट और कंडीशन है? अगर बैंक आपसे सारा का सारा पैसा मांग लेगा पर आपके पास आपकी कंपनी में कैश ही नहीं है, तो क्या आप कंपनी चला सकते हैं? पीएसएमएल के पास हर चीज मौजूद है, एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी मौजूद है उसके पास। सोच रहे रशिया खरीदना चाह रहा है यार, जो स्टील का इतना बड़ा, क्या कहते हैं उसको लेजेंड समझा जाता है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? उसके पास सिर्फ कैश नहीं है। पीआईए उससे बदतर हालात में, पीआईए स्टील मिल से बदतर हालात में, लेकिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसके पास कैश मौजूद है प्यारे बच्चों। क्या आपको यहां तक बात समझ आ रही है? स्टील मिल को आप देख ले, एक मसला है, स्टील मिल को कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो जब लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कैश है, तो कंपनी पता नहीं चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो गया। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? इवेंट्स और कंडीशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये कौन है? ये कौन है जल्दी? ये कौन है? सप्लायर नहीं है भाई, ये कौन है? ये इवेंट्स और अगर सप्लायर आपको माल सप्लाई करना छोड़ दे, और यही सप्लायर आपको माल सप्लाई कर सकता है और यही आपका मेजर सप्लायर है, और यही आपको माल सप्लाई करना छोड़ दे प्यारे बच्चों, तो क्या आपके पास रॉ मटेरियल होगा? जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या आप फिनिश गुड्स बना सकेंगे? जब आप फिनिश गुड्स नहीं बना सकेंगे तो क्या कस्टमर को बेच सकेंगे? जब कस्टमर को कुछ बेच ही नहीं सकेंगे तो क्या कोई इनफ्लोज आएंगे? जब इनफ्लोज ही नहीं आएंगे तो क्या बैंक को रीपे कर सकेंगे? क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकेंगे? क्या लेबर को पैसा पे कर सकेंगे? क्या सप्लायर को पैसा पे कर सकेंगे? इट मींस कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, एक डाउट क्रिएट हो गया। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इवेंट। हर वो रीजन, सुनिएगा मेरी बात को, हर वो रीजन जिसकी वजह से सप्लायर आपको माल सप्लाई करना छोड़ दे या छोड़ देगा। इट कुड बी सप्लायर खुद बैंक करप्ट हो गया, सप्लायर ने आपके साथ एग्रीमेंट को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। और इट कुड बी एनी अदर रीजन, हजारों रीजन हो सकती है, लेकिन उस रीजन का पर्पस क्या होगा? सप्लायर आपको माल सप्लाई करना अगर छोड़ दे प्यारे बच्चों, सप्लायर जो है वो यूएस का है, यूएस पाकिस्तान टसल चल रही है, अब वो आपको माल सप्लाई करना ही छोटे। सप्लायर आपका अफगानिस्तान का था है, और अफगानिस्तान में जंग चल रही है, मसले चल रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात सही नहीं चल रहे, उससे कल को आपको माल, आई मीन नॉट ओनली बैंकरप्सी, नॉट ओनली, इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से सप्लायर आपको माल सप्लाई करना छोड़ दे। तो आप कंपनी कैसे चलाओगे यार? सप्लायर ही आपको माल सप्लाई करना छोड़ देगा तो आपको जो बिजनेस है वो आप कैसे रन करोगे प्यारे बच्चों? को यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, ये क्या है? नहीं,
ये क्या है? ये इवेंट और कंडीशन कैसे? जल्दी सोचना है। हाँ जी, इवेंट और कंडीशन कैसे? सर या तो इस रॉ मटेरियल के ऊपर क्या लग जाए, बैन लग जाए, या इस रॉ मटेरियल पे क्या लग जाए, शॉर्ट, या इट कुड बी एनी रीजन, इट कुड बी एनी 1000 रीजन जिसकी वजह से आप ये रॉ मटेरियल परचेज ना कर सको। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर रॉ मटेरियल, वो था ना कौन सा बिजनेस, प्लास्टिक का, थैलों का, हाँ जी, तो जो बैग्स वगैरह बन रहे थे थैलियों के, उसके ऊपर बैन लगा, और जब बैन लगा तो आप देखें ना, जब रॉ मटेरियल के ऊपर ही बैन लग गया या फिनिश गुड्स के ऊपर ही बैन लग गया, तो जितनी भी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई, सारी की सारी बंद हो गई। आप समझ रहे? इट कुड बी एनी इवेंट और कंडीशन। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये इवेंट, ये कौन है, कैसे है ये इवेंट और कंडीशन? जल्दी सर, लेबर की शॉर्टेज हो गई, या लेबर स्ट्राइक पे चले गए, या सारी चीजों का पर्पस क्या? पर्पस है कि कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से लेबर आपके पास काम करने से मना करते हैं। इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से आपके पास लेबर, जब लेबर ही नहीं होंगे प्यारे बच्चों में फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस। मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसने एक बैंक ऑडिट कर रहा था, उसने आगे कंपनी को लोन दिया हुआ था, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लोन दिया हुआ था, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हालात खराब होना स्टार्ट हो गए। हमने देखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एफएस वगैरह थे, पता चला लेबर 6 महीने से स्ट्राइक पे, 6 महीने से स्ट्राइक पे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, स्ट्राइक पे थे, और फैक्ट्री में ओनर्स को आने नहीं दे रहे। आप सोचें ना, अगर एक कंपनी में 4000 लेबर है यार, व्हाइट कॉलर कितने बंदे होंगे? 20-25। क्या वो 20-25 बंदे आ सकते हैं जब लेबर आपके 4000 खड़े हुए हो आपकी फैक्ट्री गेट के बाहर? आप कुछ नहीं कर सकते। और आप सोचे जब वो स्ट्राइक पे चले गए, या उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हमारी मांगे पूरी करें तब जाके हम आपको ये फैक्ट्री खोलने देंगे, आप सोचे कंपनी बंद हो गई यार, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है? अच्छा जी, ये क्या है प्यारे बच्चों? हाँ जी, जल्दी जल्दी। इट कुड बी एनी रीजन, या तो इस फिनिश गुड्स पे क्या लग जाए, बैन लग जाए, या फिर या आपके फिनिश गुड्स की डिमांड्स क्या हो जाए प्यारे बच्चों। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपको कोई माल ही नहीं खरीदेगा, माल ही नहीं खरीदेगा तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप कंपनी कैसे चलाएंगे प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, ये कौन है प्यारे बच्चों? ये कौन है? जल्दी छेती छेती। ये क्यों इवेंट कंडीशन है? ये मेरे से, ये कस्टमर मेरा बैंक करप्ट हो गया, और इसके अलावा, हाँ जी, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, और क्या हो सकता है? और जल्दी बताएं, एक वन लाइन बताएं। इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से कस्टमर मुझसे माल ना खरीदे, बस। तो कुड बी एनी रीजन, ये कस्टमर जिस मुल्क में है उस मुल्क से हमारे हालात खराब चल रहे हैं, उस मुल्क के लॉ ने बैन कर दिया कि जी पाकिस्तान को आप सेल नहीं कर सकते, या पाकिस्तान से आप परचेज, आई मीन इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से कस्टमर क्या हो जाए, कस्टमर आपसे माल ना खरीदे। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, अब सोचिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या है? नहीं जानती हो, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्या है ये इवेंट्स और कंडीशन है। ये कैसे इवेंट्स और कंडीशन है भाई? सर, प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई, जबरदस्त, और इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में एक कंपनी का ऑडिट, में नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का, उसका ऑडिट कर रहे थे। हाँ जी, नहीं नहीं, वो पहुंच जाएंगे ना, वो लोग इतने तेज चल रहे हैं आजकल। तो एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उन्होंने मंगाया प्लांट चलान, पिछले 5 साल से प्लांट पे काम चल रहा है, बैंक से लोन लिया, लेट से 10 अरब रुपए का, और बैंक को कहा हम क्या खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट 3 महीने में एक्टिव हो जाएगा, और फिर पैसा जनरेट होना स्टार्ट होगा, तो फिर हम आपको रीपेमेंट करेंगे। 5 साल से प्लांट ठीक क्योंकि नहीं दे रहे, ऐसा टेक्निकल एरर है। आप समझे? तो आपका प्लांट ही क्या हो चुका है, अब लेबर भी बैठा हुआ है, ये भी माल सप्लाई करने को रेडी है, सही है, फिनिश गुड्स आप बना नहीं पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे? आपके पास आपका प्लांट ही ऑपरेशनल नहीं है, प्लांट में एक टेक्निकल एरर आ जाए। ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगी, बट एक सोच क्या कहती है कि इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेट ना कर सके। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चे? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गया, प्लांट एंड मशीनरी में आपकी क्या हो गई, आ गया। ये क्या है, कैसे इवेंट कंडीशन है? जब ये की मैनेजमेंट पर्सन मर जाए, जबरदस्त, और रिजाइन करे। अभी ये
चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्राइक पे जाएगा, कैसी बातें करते हैं यार। हम तो छोड़ेंगे ना, स्ट्राइक पे थोड़ी जाते हैं यार। सही है। और इसके अलावा हाँ जी, की मैनेजमेंट पर्सनल आपके मर जाएं या फिर वो आपकी कंपनी छोड़ दें, रिजाइन कर दें, तो फिर जब एक कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल होता है, अगर वही आपकी कंपनी में नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर कंपनी का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या ये बात समझ आती है हमें? और कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है जिसकी कंपनी है वही कह के जी लिक्विडेट करो, बंद करो, चलो बहुत हो गया। और ऐसा बोलेगा क्यों? ऐसा बोलेगा क्यों? क्योंकि आप उसको कुछ दे नहीं रहे। क्या नहीं दे रहे उसको? डिविडेंड नहीं दे रहे आप उसको। प्लस उसने शेयर खरीदा हुआ कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए लगाए ना कंपनी में, शेयर चल कितने का रहा है? 1 रुपए का, 2 रुपए का। तो कह रहे आप क्या मजीद उसको नेगेटिव लेकर आओगे क्या यार? बंद करो उसको। समझ आ रही है बात यहाँ पे? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। क्या? हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात को। इन अगर सवाल में पेपर में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, लेकिन सवाल में ये लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए? कंपनी के पास क्या हो रहा है, या कंपनी के क्या है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या कंपनी की करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है किससे? करंट एसेट्स। इट मींस कंपनी के एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज है, कंपनी के एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज है। क्या यहां तक बात समझ आती है? चूंकि कंपनी के एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज है प्यारे बच्चों, तो ये इस चीज की अलामत होती है कि कंपनी के, आप एक कंपनी के एफएसए के लॉसेस आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? यार कंपनी के हालात खराब है। हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं कंपनी के हालात खराब है। हम आईजा या आईएफआरएस की लैंग्वेज में कहते हैं यार कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में। कुछ इवेंट्स और कंडीशन है जिसकी वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में। क्या यहां तक बात समझ आ रही है दोस्त? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है इसके अलावा? जल्दी छेदी छेदी। हाँ जी, अब आप सोचें, जो आइजा में लिखा था उससे ज्यादा पढ़ चुके, बट पेपर जो आता है वो आइजा से लिखा हुआ तो नहीं आता, वो आपसे पता नहीं कोई भी एग्जांपल पूछ लेता है। ठीक है, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिए बच्चों, और बड़े ध्यान से सुनिए। ये प्लांट एंड मशीनरी किस पर चलता है? और फर्नेस ऑयल। किसी डिपेंड करता है प्लांट कैसा है आपका। सही, के इलेक्ट्रिक का प्लांट है, वो गैस पे भी चलता है, वो फर्नेस ऑयल पे भी चलता है, एलएनजी पे भी चलता है। सही है ना? सब सही है, सप्लायर सही है, बैंक सही है, कस्टमर सही है, मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, मुल्क में गैस ही नहीं है कि प्लांट एंड मशीनरी को क्या प्रोवाइड कर सके। जल्दी बताएं, प्लांट एंड मशीनरी क्या प्रोवाइड कर सके? जब उसको आप गैस ही प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकेगा? रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, लेबर भी बैठा हुआ है, लेकिन प्लांट ही नहीं चल रहा। आपको याद है एक जमाना था, आई थिंक ये पीपल्स पार्टी के दौर में था, कि आपके सारा जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर था वो बांग्लादेश में ट्रांसफर हो गया था। ये अगर आपने न्यूज सुनी हो 8-10 साल, इस वक्त शायद आप 10 साल के होंगे, सारा आपका टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ शिफ्ट हो गया था? बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अक्सर अगर आप बाहर कभी जाएं, लंदन वगैरह, यूके वगैरह, तो वहां पे आप देखेंगे जारा की शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट, वहां पे लिखा हुआ क्या आ रहा होगा? मेड इन, वो बेसिकली है पाकिस्तानी। इनकी अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? और क्या रीजन था? क्या रीजन था? इन सारे टेक्सटाइल सेक्टर को गैस प्रोवाइड करना बंद कर दी थी। गैस की कमी थी हमारे पास, और आपने गैस प्रोवाइड कहाँ कर दी? सीएनजी वालों को। वो जो गिलानी ने 150 लाइसेंस दे दिए थे, और सीएनजी सेक्टर्स आपने देखा होगा एक जमाने में बूम पे आ गया था। बंदा ओडी में भी जा रहा है लेकिन सीएनजी भरा रहा है। सही है, तो आपने सीएनजी वहां कमीशन लेके और फ्रॉड करप्शन करके आपने सीएनजी वहां पे मतलब टायरों के नीचे जला दिया आपने। एक नेचुरल गैस है, सही है, मतलब प्रीशियस थिंग है आपकी। और फैक्ट्रीज वगैरह को आपने प्रोवाइड नहीं करी, और सारी फैक्ट्रीज वगैरह उठ के आपकी चली गई। कहाँ चली गई? बांग्लादेश। चाहिए एक कंपनी को अगर आप गैस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सब कुछ सही है उसके पास, लेकिन अगर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, उसके पास फर्नेस ऑयल नहीं है, वो कंपनी एट द एंड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? वो कंपनी एट द एंड बंद ही हो जाएगी। गोइंग कंसर्न डाउट्स पे क्रिएट हो जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? सुनिएगा, व्हाट इज इवेंट्स और कंडीशन? जल्दी छेती छेती। हर वो रीजन जिसकी वजह से कंपनी में गोइंग कंसर्न, मेरा अगला सवाल, गोइंग कंसर्न डाउट पे क्यों आती है? इसको इवेंट्स और कंडीशन, जितना लाल से लिखा हुआ ये सारे के सारे क्या है?
इसको इवेंट्स और कंडीशन क्यों कहते हैं बच्चों? ये ना करें। हाँ जी, इसको बिकॉज ये वो इवेंट्स और कंडीशन है जो कि एडवर्सली अफेक्ट करेंगे किस चीज को प्यारे बच्चों? किस चीज को? सबसे पहली चीज है एडवर्सली अफेक्ट करेंगे किस चीज को? ऑपरेशंस को। ये एडवर्सली अफेक्ट करेंगे किस चीज को? प्रॉफिटेबिलिटी को। ये एडवर्सली अफेक्ट करेंगे किस चीज को? कैश फ्लोज को। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, सुनिएगा मेरी बात को, पहले मैं इस डायग्राम से यहाँ पे जाऊंगा, और अगर ये समझ आ गया और पेपर में कोई भी सवाल होगा जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप एक चीज कंक्लूड कर लें, क्या कि क्या वो ऑपरेशंस को, कैश फ्लोज को या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इवेंट्स और गोइंग इवेंट्स और कंडीशन है, और आईजा 570 एप्लीकेबल हो चुका है पेपर में। आईकैप का जो सवाल आता है उसमें गोइंग कंसर्न का वर्ड यूज नहीं होता। आईकैप का जो सवाल आता है उसमें इवेंट्स और कंडीशन का वर्ड यूज नहीं होता। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में भी गोइंग कंसर्न था, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में भी गोइंग कंसर्न था, और दोनों सवालों में गोइंग कंसर्न या इवेंट्स और कंडीशन का वर्ड यूज नहीं हो रहा था। क्या एग्री करते हैं मेरे दोस्त आप इससे? तो हमारे पास जो पेपर में सवाल आता है, मसला ये होता है फ्रॉड से सवाल आता है, फ्रॉड का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता। ये बड़ा टेक्निकल। तो अब हम देखते हैं इसको, सुनिएगा मेरी बात। बैंक ने सारे के सारे पैसे मांग लिए आपसे, ये इवेंट कंडीशन है। क्यों? इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। सुनिएगा मेरी बात को। लेबर स्ट्राइक में चले गए आपके, और जहां ऑपरेशंस आपने लिंक कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी और जब आप ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे तो पैसा कैसे आएगा, कैश फ्लोज कैसे आएगा? कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को। सही है? प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई प्यारे बच्चों, प्लांट ही नहीं है मेरे पास अब सेल कैसे करूंगा, परचेज कैसे करूंगा? आप समझ आ रही है प्यारे बच्चों? सुनिएगा मेरी बात गौर से। कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, मैं बैंक करप्ट नहीं हुआ, क्या मेरे पास रेवेन्यू आएंगे? जब मेरे पास रेवेन्यू नहीं आएंगे तो, और जो कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो मेरी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। मेरे कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी। बच्चों सुनिएगा मेरी बात। तो सर इसका मतलब है जो लाल से लिखा हुआ है वो इनको हिट करता है, या एक को या दो को या तीनों के तीनों को, तभी तो ये क्या है। तो अगर पेपर में कोई सवाल आए और ये लाल वाली चीजें नहीं पढ़ी हुई हमने, लाल वाली चीजें पेपर में नहीं है, लेकिन अगर मैं एक चीज क्लिक कर लूं, क्या क्लिक कर लूं कि क्या वो सवाल में इनमें से किसी को हिट कर रहा है? इफ द आंसर इज यस, इट मींस दिस इज द इवेंट्स और कंडीशन। और जहां इवेंट्स और कंडीशन अप्लाई हो गया, जहां इवेंट्स और कंडीशन एप्लीकेबल हो गया प्यारे बच्चों, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अब एप्लीकेबल हो चुकी है। इसका मतलब आईजा 570 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए कि आपने एक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करी है और उस कंपनी के आपने 70% शेयर्स खरीदे हैं, तो वो कंपनी कौन है? वो कंपनी आपकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी कौन होती है? रिलेटेड पार्टी। तो सर आईजा 550 एप्लीकेबल हो चुका है। सुनिएगा मेरी बात, साइमल्टेनियसली अगर सवाल में जहां इवेंट और कंडीशन आ गया, इसका मतलब गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल हो चुका है। डन है प्यारे बच्चों यहाँ पे? अच्छा जी, मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मेरी जिम्मेदारी क्या थी? हाँ जी, मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मेरी जिम्मेदारी थी टू ऑब्टेन। तो इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? और मैं गोइंग कंसर्न के, सुनिएगा मेरी बात को, मैं गोइंग कंसर्न के ऑडिट प्रोसीजर्स तभी परफॉर्म करूंगा जब मुझे क्या आइडेंटिफाई हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। जब मुझे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, मुझे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, तो मतलब गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो चुका है। और अब मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है अब मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सुनिएगा, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। स्टार्ट करें इसको। अब्दुल रहमान साहब, रहीम,